हेलो, गुड इवनिंग। मैं चंदन कुमार, जो कि आज मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसको कि हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले मैंने बात कर चुका हूं कि बेसिक मैथ्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि अभी तक ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर आपको पता हो तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, और अगर नहीं भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक हो गया स्केलर, सेकेंड वन हो गया आपका वेक्टर, और थर्ड वन हो गया हमारा टेंसर। तो ये तीन पार्ट में हमारा फिजिकल क्वांटिटी मेनली डिवाइडेड है। और यहाँ पे अगर हम 12th लेवल की बात करें तो यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी की बात हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे। तो जहां तक स्केलर की बात है तो स्केलर हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है। अब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप कोई चीज लिखते होंगे, जैसे यहाँ पे 5 केजी लेट से आप लिखते हैं राइस, तो यहाँ पे 5 केजी जो आप लिख रहे हैं ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे आप बोलते हैं 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है कोई बंदा, तो 100 मीटर पर सेकंड जो आप बोल रहे हैं वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे है 5 केजी राइस, इसी को हम बोल देते हैं स्केलर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो स्केलर हम किसको बोलते हैं? जिसको साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 5 केजी चावल ले लीजिए, 5 केजी दही, या फिर टाइम अगर देखते हैं तो 10 बज रहा है। तो यहाँ पे सभी जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या एसोसिएटेड है? मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है। और जहां पे अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर की, तो जहां पे भी डायरेक्शन की बात होती है तो वहां से वेक्टर का शुरुआत होता है। ठीक है, तो अभी तक 9th 10th में आपने डायरेक्शन की मेनली चर्चा नहीं की होगी, ये मैंने जहां तक पढ़ा है। तो यहाँ पे मतलब कि डायरेक्शन की बात नहीं की गई है। तो अब जब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो जैसे ही डायरेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे वेक्टर का उत्पत्ति होता है। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर क्या होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा वेक्टर के बारे में। तो बेसिकली अगर आपने मतलब कि सुना होगा कि मेरे को जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें स्टेशन जाना है, अभी मैं पटना में हूं और मेरे को जाना है स्टेशन, तो मैं बोलता हूं कि स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर है तो आप पहुंच जाइए। तो ये एक अधूरा बात हो गया। ये आप ये नहीं बता सकते कि मतलब स्टेशन पे ही पहुंच जाएंगे या फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, ये चीज आप कंप्लीटली बता नहीं सकते। 10 किलोमीटर अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर का एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल में आप कहीं पे भी पहुंचेंगे 10 किलोमीटर, तो स्टेशन पे पहुंचे, ये जरूरी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि 10 मीटर जो है आपको ईस्ट में जाना है, कि नॉर्थ में जाना है, कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जाना है, कि वेस्ट में जाना है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सेंस निकलता है डायरेक्शन की। वेक्टर जो है बिना डायरेक्शन के उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, अभी तक हमने पढ़ रखा है कि हम किसी बॉडी पे लेट से 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। 5 न्यूटन, 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, 5-5 न्यूटन का दोनों है। तो यहाँ पे अगर कोई बोले कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन बताओ, तो हमें इसके लिए इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। क्या पता? ये दोनों 5 न्यूटन इधर लग रहा हो इस तरह से, इधर लग रहा हो इस तरह से, तो ये क्या होगा? ये चल पाएगा? नहीं चलेगा। नेट फोर्स जो हो गया यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? नहीं चलेगा। अब क्या पता ऐसा ना हो के और दोनों एक ही साइड से लग रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये चलेगा, तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगा इसका। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं जिसके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड हो, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये चीज बात मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है,
तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं स्केलर वेक्टर से स्टार्ट करता हूं, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो आई होप आप समझ चुके होंगे, तो मैं लिखवाना जरूरी नहीं समझता। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी दे रखा है, जैसे आगे आप पढ़ेंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पे जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, अगर लेट से वेलोसिटी को वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक एरो का साइन देंगे। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक एरो का साइन देंगे। इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली अगर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें, तो इस तरह से तो मैंने बताया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका हो गया, मतलब कि वो वेक्टर जो मतलब सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब हम बात करेंगे कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, पहले उसको समझ लेते हैं, सो दैट कि आगे वाला क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो देखिए, ग्राफिकली अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक टेल हो गया, मतलब कि एक सीधी लाइन, और उस पे एक एरो का निशान दे देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, एक वेक्टर मतलब वेक्टर जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। अगर इसका नाम दे दे हम ए वेक्टर, तो इस तरीके से ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। यहां पे क्या होता है कि ये जो एरो, ये जो लेंथ होता है ना, ये टेल का लेंथ, मतलब कि ये पूरा लेंथ, ये जो मैंने बता रखा है यहां से यहां तक, ये बेसिकली आपको बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये जो एरो है ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये चीज हो गया आपका। तो अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी वेक्टर को, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पे एक वेक्टर है जिसका कि टेल जो है वो मतलब कि दिखाएंगे आप, फिर उस पे एक एरो डालेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एरो साइन होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, और ये जो टेल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी जो है वो लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ये जो लेंथ होगा ये 5 मीटर पर सेकेंड का लेंथ हम ले लेंगे, और यहां पे ये एक एरो डाल देंगे। तो ये जो बेसिकली है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। अगर वेलोसिटी मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लेट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट ले रखा है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है सिंपली कि अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो करना कुछ नहीं है, आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी है और उस पर एक एरो दे देना है। ये एरो जो है आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लाइन है ये आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे मैं ये कहूंगा कि इसके रिप्रेजेंटेशन का उतना कोई खास रोल होता नहीं है वेक्टर में, किसी भी क्वेश्चन को करने जाएंगे तो, लेकिन फिर भी हमें ये बताना होता है सो दैट कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की। ठीक है, तो ओवरव्यू आपको बस इतना ही समझना है कि ये जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपका एरो होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है जो कि 45 डिग्री बना रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ईस्ट के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ मतलब नॉर्थ ईस्ट में है ये, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे ये 45 डिग्री। और इसका जो लेंथ का मैग्नीट्यूड बताएगा वो कितना है 5, तो ये 5।
ये लेंथ बता दिया और ये एरो डायरेक्शन बता दिया कि ये 45 डिग्री पे है। तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर आपको मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी दे रखा है, लेट्स से अगर एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है a, तो अगर इसकी आपको मतलब कि मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैग्नीट्यूड जस्ट हम इसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड साइन लगा देते हैं, जैसा आपने मैथ में पढ़ा होगा, बेसिक मैथ या फिर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो बस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मॉड का साइन लगा देते हैं, यही हमारा बताता है कि मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड जो होगा अब ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, जैसे ही आप इस पे मॉड लगा देंगे ये क्वांटिटी आपका एक स्केलर क्वांटिटी बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो जस्ट आप उसका मॉड लगा देंगे तो वो आपको मिल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। और हम वैसे भी जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है ओनली एक वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे ही हम ये साइन लगाते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो पहला नंबर जो है हमारा इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कहने का मतलब है कि एक वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन दोनों ही सेम होगा, तो हम बोलेंगे कि वो एक इक्वल वेक्टर है। जैसे मैं बोलता हूं कि ये दोनों पैरेलल है और ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, मतलब कि ये लेट्स से एंगल अगर मैं थीटा बोलता हूं और ये भी एंगल थीटा बोलता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल हैं और ये मतलब 5 मतलब कि है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा कि वैसा दो वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर है। अब बात आती है पैरेलल वेक्टर की। तो पैरेलल वेक्टर में कहने का मतलब मेरा ये है कि पैरेलल वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेट्स से ये 10 न्यूटन भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। अब चूंकि आप एक चीज यहां पे देख सकते हैं कि क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो हाँ, क्योंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर भी कहा जा सकता है। पैरेलल का डेफिनेशन क्या है कि बस वो पैरेलल होना चाहिए, और इक्वल वेक्टर तो साथ ही साथ पैरेलल के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, तो आप बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर पैरेलल ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, ओके। तो ये चीज है। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो दो वेक्टर हम एंटी पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों का जो डायरेक्शन होगा जस्ट एंटी डायरेक्शन में होगा। मैं कहने का मतलब है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर लेट से मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल प्रॉपर लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल हैं। ये चीज हो गई एंटी पैरेलल की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में यूनिट वेक्टर का रोल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो अब हम यहां पे बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 यूनिट and it represents direction only called unit vector। कहने का मतलब मेरा ये है कि यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब मैथमेटिकली यहां पे इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए मैथमेटिकली समझते हैं इसको।
चलिए, तो मैं एक यहाँ पे जनरल सा वेक्टर ले रहा हूँ। लेट से मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने एक जनरल सा वेक्टर लिया है, लेट से ए वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी मॉड की बात करें, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा मॉड ऑफ ए, ठीक है। अब हमें बताना यह है कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने जैसा कि बताया आपको कि यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो यहां पे हम बस वही करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर को जनरली हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कैप। जैसे यहाँ पे ए है तो इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली समझे तो देखिए यहां पे अगर ए वेक्टर में बोलता हूं कि 5 न्यूटन का है और इसका डायरेक्शन जो है वो इधर है, लेट्स से 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो यहां पे क्या होगा कि मैंने क्या किया कि यूनिट वेक्टर निकाला तो क्या किया, मॉड से डिवाइड कर दिया। तो मॉड अगर हम लेंगे इस ए वेक्टर का तो वो कितना होगा? 5 होगा सिर्फ, मतलब कि 5 न्यूटन। तो बस मैंने क्या किया, मॉड से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे इसके पास क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट मैग्नीट्यूड रह गया और इसके पास डायरेक्शन रह गया सिर्फ, और जिसको कि हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके पास 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड एंड कंटेन डायरेक्शन ओनली। तो ये सिर्फ डायरेक्शन को कंटेन कर रहा है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज बेसिकली कि यूनिट मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और मतलब कि वो डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ विच इज 4 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां पे क्या है कि एक 4 न्यूटन का कोई फोर्स है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है, और हमें बताना है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर अगर हम एफ कैफ लिखें तो क्या होगा, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एफ। तो एफ वेक्टर क्या है? 4 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट डिवाइडेड बाई मॉड अगर लिखे तो 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन से 4 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बन जाएगा 1 टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज होती है यूनिट वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे वेक्टर जिनका कि मतलब डायरेक्शन हमेशा ही चेंज होता रहता है, उसको हम एक्सियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल मैंने रस्सी में कुछ पत्थर को ऐसे बांध कर और ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो पत्थर का डायरेक्शन हमेशा ही चेंज करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, कभी इधर है तो कभी इधर है तो कभी इधर है। तो इस टाइप के वेक्टर जो कि सर्कुलर मोशन टाइप के करते हैं, तो उस टाइप के वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में आपके फिंगर को कर्ल करने हैं, और ये जो थंब होगा वो वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल एंड ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम etc आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एक्सियल वेक्टर। कहने का मतलब यह है
कि जितने भी वो सारे वेक्टर जो कि मतलब रोटेट करते रहे हैं तो उनके हर टाइम पे जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रही है। तो यहाँ पे उसकी भी अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं एक्सियल वेक्टर का, और जिसका की मतलब डायरेक्शन होता है हम राइट हैंड थंब रूल के थ्रू निकालते हैं और कर्ल करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। मैंने लेट से ऐसे ऐसे घुमाया तो हम इस थंब को, सॉरी, इस वाले फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे, और ये जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा आपका किसका, जो ये कोई भी वेक्टर है उसका एक्सियल वेक्टर का। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इस तरह से रोटेट कराएं तो थंब की जो डायरेक्शन है वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर बेसिकली आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे है वेक्टर, मैंने शिफ्ट करके पैरेलली यहां पे वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट किया होगा, पहले मैंने क्या किया, इसको पैरेलली यहां से इस तरह से ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब पैरेलली क्या किया, इस वाले वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो इस तरह से शिफ्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। अब क्या किया, इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया पैरेलली ही, तो ये इस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है। फिर अगेन मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट किया और फिर इसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक खास बात होती है वेक्टर की। ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा है जो कि मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मतलब कहने का है कि अगर किसी वेक्टर को 360 या उसके इंटीग्रल मल्टीपल से रोटेट करते हैं तो वो तो वही सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका लिखने और ना लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर को अगर आपको कैलकुलेट करना है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो उस चीज के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर जो होता है वो, अगर कोई वेक्टर दे रखा है, लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, इसको पैरेलली इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि इसका टेल और टेल हम मिलाते हैं या हेड और हेड इसका मिलाते हैं, और फिर हम उसके बीच के एंगल जो होता है मिनिमम एंगल, उसको हम बोल देते हैं कि वो एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इनके बीच में जो मिनिमम एंगल होगा ये थीटा, इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। मिनिमम एंगल में क्यों बोल रहा हूं उसको समझाता हूं मैं। एंगल बिटवीन, देखिए इसके पास एक और एंगल हो सकता है जो कि ये होगा, ये 360 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो हम ये 360 माइनस थीटा का ये नहीं लेंगे, हम मिनिमम एंगल लेंगे, समझे। तो ये मिनिमम एंगल जो होगा वही आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये है, तो यहाँ पे सिंपली दो वेक्टर ज्वाइन है टेल टेल के साथ, तो यहाँ पे सिंपली ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। अगर हम बात करें कि लेट से ऐसा कोई वेक्टर दे रखा है और ये एंगल लेट से 120 दे रखा है, तो इसके बीच में एंगल वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। आप थोड़ा पॉज करके और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मैंने क्या बोला कि एंगल वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि या तो हेड को हेड के साथ मिलाते हैं या टेल को टेल के साथ मिलाते हैं, और उनमें जो बनेगा एंगल, जो मिनिमम एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो देखिए मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये एंगल बनेगा थीटा जो कि 60 के बराबर होगा, तो यही यहां पे हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। ठीक है, अगर और एग्जांपल की बात करें हम, तो यहां पे एक वेक्टर दे रखा है और यहां पे एक वेक्टर और दे रखा है। लेट्स से ये जो एंगल है वो आपका दे रखा है 130, तो हमें बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हेड हेड को मिला दीजिए या टेल टेल को। तो चलो मैं इस बार हेड हेड को मिलाता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे थोड़ा शिफ्ट कर दिया।
तो यहाँ पे मैंने मतलब कि मैं यहाँ पे अभी तक मैंने बताया आपको कि मैं टेल को मिला रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हेड से मिला के कैसे एंगल ऑफ वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैं सिंपली इस वाले वेक्टर को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, और ये एंगल 130 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 130, जो कि 50 के बराबर आएगा। तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन वेक्टर। तो मैंने आपको ये बताया कि एंगल बिटवीन जो वेक्टर होगा वो बेसिकली आपको क्या करना है, हेड टू हेड कनेक्ट करना है या टेल टू टेल कनेक्ट करना है, और फिर उसके बीच में जो मिनिमम एंगल होगा उसको आपको लेना है, तो वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करें अगर हम, तो बेसिकली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें यह बोलता है कि दो वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने की हम जब बात करते हैं तो उसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूं कि दो वेक्टर दे रखा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूं कि ए प्लस बी और सी कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर यहां पे मैं बोलता हूं कि ये एक कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, तो अगर ए प्लस बी लिखना है आपको तो आप कैसे करेंगे, ए प्लस बी अगर मैं बोलता हूं कि ये सी है तो ये सी के बराबर होगा। इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सेम मतलब टेल हेड से मिल रहा होगा, मतलब कि अपोजिट चीजें मिल रही होगी, तो वहां पे हम उसको प्लस में लिखते हैं, और सेम चीजें जहां पे मिल रही होगी उसको इज इक्वल टू के बाद लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए और भी अगर हम क्वेश्चन करें तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक और वेक्टर है, और फिर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे इस तरीके का एक वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो यहाँ पे देखिए सेम मतलब कि सेम चीजें मिल रही है, लेकिन इसका और इसका अपोजिट टेल और हेड मिल रहा है। तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जिसका अपोजिट चीजें मतलब मीटअप हो रही थी उसको एक साइड लिखा, और जिसका मतलब कि सेम चीज मीट हो रहा था उसको इज इक्वल टू के बाद लिखा। इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर को लिखते हैं। अगर और भी देखना चाहें हम तो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और लेट से ये सी वेक्टर है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, देखिए यहां पे देखेंगे आप तो अपोजिट चीजें मिल रही है, यहां पे, तो सभी को एक ही डायरेक्शन में लिखेंगे और इज इक्वल टू लिख देंगे 0। तो इस तरीके से एडिशन को हम लिखते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है एडिशन वेक्टर को लिखने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब हम बात करने वाले हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, तो कैसे करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर उसको समझते हैं। तो बेसिकली यहां पे आपका दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर और उसका रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है। अब हमें इनका रिजल्टेंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट में बेसिकली मैग्नीट्यूड पता करते हैं कि मैग्नीट्यूड किधर होगा, और फिर बाद में हम डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इन सबको मैं मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैग्नीट्यूड में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट, कि इसका लेंथ क्या है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कहने का क्या मतलब है, इसके लेंथ और इसके लेंथ को सम करेंगे तो ये तीसरा लेंथ जो बनेगा उसका लेंथ कितना होगा, यही है बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें हम तो कि एक लेंथ दूसरे लेंथ किसी एंगल पे है, उनको ऐड करेंगे तो तीसरे का लेंथ कितना होगा, जो कि रिजल्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा लेंथ का, वही है हमारा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ आ गई बात। तो चलिए इसको कैसे निकाल सकते हैं उसको समझते हैं।
तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो वेक्टर है इस तरीके से एंगल बना रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसकी अगर लेंथ की बात करें हम, तो यहां पे अगर लेंथ की इसकी बात करें तो ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज बी मॉड है तो यहां पे इसका लेंथ जो होगा ये मॉड बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितना हो गया, मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। और यहां पे ये वाला लेंथ यहां से यहां तक कितना है, बी साइन थीटा। ये वाला लेंथ हो गया आपका बी साइन थीटा, मॉड बी साइन थीटा। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये दोनों पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर लेंथ कैलकुलेट करना चाहें आर तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां पे लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, ये साइड को अगर मैं ए बी और सी बोल देता हूं तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। बस यहां पे सिंपली लगाना है आपको। ए बी का वैल्यू क्या है, मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी कितना है, सॉरी बी सी कितना है, बी साइन थीटा मॉड बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर। तो यहां से आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे मॉड को मैं हटा ही देता हूँ, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मॉड ए जो है वो ए के ही बराबर है, ताकि मतलब बार बार मॉड लिखना ना पड़े मुझे, और कोई कारण नहीं है। होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, यही था हमारा। चलिए बस इसको ऐड कर लीजिए। तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे आप कि बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर अगर कॉमन कर ले हम दोनों में तो ये बी स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है क्या होती है 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ये आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से आर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।